नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई। आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में रहकर अच्छे से होंगे और अपने स्टडीज़ को कंटिन्यूअसली एंजॉय कर रहे होंगे और हम लोगों के साथ बने रहते हुए डेली आप नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो ठीक है, इसी क्रम में एक बार फिर से मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक उद्विकास के जो प्रमाण थे उनको कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग स्टडी करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख रहे होंगे, हम लोगों को अब पढ़ना है उद्विकास के सिद्धांत या थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो थियरीज ऑफ इवोल्यूशन में कुल 4 चीज़ें आती हैं। एक तो लैमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद, तीसरा म्यूटेशन थियरी और चौथा मॉडर्न थियरी। ठीक है ना। तो ये इन चारों में से पहला जो है लैमार्कवाद, ये लैमार्कवाद की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये लैमार्कवाद आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। अब लैमार्कवाद को वातावरणीय प्रभाव का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को जीवन की अभिलाषा का सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को अंगों के उपयोग व अनुपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इसी एक ही थियरी के अलग अलग नाम हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सवाल उठता है कि इंग्लिश में इसे आप कह सकते हैं लैमार्किज्म, और इसे आप कहते हैं थियरी ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे थियरी ऑफ एपिटेंसी ऑफ लाइफ, देन थियरी ऑफ use and disuse of organs, और इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे थियरी ऑफ किसकी थियरी, तो आप कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो ये चीज़ आप देख पाएंगे। अब सवाल उठता है कि इस थियरी को प्रस्तुत किसने किया, किसने प्रपोज किया। तो इसमें आप देखेंगे प्रपोज्ड बाय, तो आप कहेंगे प्रपोज्ड बाय जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क। अब ये कहाँ के थे, तो आप कहेंगे ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट, अर्थात फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के थे ये, फ्रांस के रहने वाले थे। फिर इसी के साथ साथ हम लोग एक बात और देखें कि ये पब्लिश्ड इन, तो पब्लिश्ड इन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फिलोसॉफी जूलॉजिक, तो आप देखेंगे फिलोसॉफी जूलॉजिक। अब ये फिलोसॉफी जूलॉजिक क्या है, तो आप कहेंगे ये है
लैमार्क की पुस्तक जो 1809 में प्रकाशित हुई। 1809 में प्रकाशित हुई। इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब इसमें हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, क्या इसमें देखेंगे कि इस थियरी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं लैमार्कवाद के हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। हम बात करेंगे कि लैमार्कवाद के विभिन्न बिंदु। तो इसमें आप देखेंगे प्रमुख बिंदु। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में तो इस थियरी की बहुत अधिक चर्चा नहीं है, तो बहुत ब्रीफ में ही पूछता है इससे, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे थोड़ा सा संक्षेप में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से प्रमुख बिंदु होंगे। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, यहाँ पर आप ध्यान दें, जीवों में वृद्धि करने की या वृद्धि की आंतरिक जैवीय शक्ति का होना। जीवधारियों में वृद्धि करने की आंतरिक जैवीय शक्ति का होना, अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे, इसे आप कह सकते हैं इनहेरेंट टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज। ये बात हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब सवाल उठता है कि ये क्या, तो इसे असल में आप इनके विभिन्न बिंदुओं को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम आप ले लें तो बेहतर होगा। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, सपोज करिए कि एक गमले में लगा हुआ, सपोज करिए एक गमले में लगा हुआ पौधा है, ये एक गमला है और इसमें लगा हुआ एक प्लांट है। सिंपली हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग। इस तरह से। तो सिंपली अगर हम लोग देखें कि एक सिंपल सा प्लांट अगर लगा दीजिए गमले में, तो ये क्या करेगा, ये धीरे 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 ग्रो अप करेगा। यही इनका पहला पॉइंट था कि कोई भी जीवधारी अपने भीतर वृद्धि करने की क्षमता रखता है, उसी क्षमता के कारण ये लगातार आकार में वृद्धि करता है। इसके बाद में आप देखेंगे दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन इन्होंने कहा कि मान लीजिए इस प्लांट को अगर खुले में रख देते हैं तो ये सीधा ऊपर की ओर ग्रो करेगा, स्ट्रेट ग्रो करेगा। लेकिन अगर इसे एक खिड़की पर रख दें और वहाँ से एक ही दिशा से इसको प्रकाश मिले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये प्रकाश की दिशा में मुड़ जाएगा। अर्थात इन्होंने दूसरा पॉइंट अपना लिया कि किसी भी जीवधारी के शरीर पर आसपास के वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है। और
जैसे खुले में एक इसका इफेक्ट कुछ, इस पर कुछ और इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जब एक ही दिशा से अगर इसको लाइट मिलेगी तो इस वातावरण का प्रभाव इस पर कुछ और पड़ेगा। और ध्यान दें, फिर इसके बाद में इन्होंने कहा कि अगर खिड़की पर रखेंगे तो क्या होगा, ये उसकी दिशा में मुड़ जाएगा लाइट की डायरेक्शन में। तो इन्होंने कहा कि जब ये नए हैबिटेट में, नई स्थिति में पहुंचता है, जैसे खिड़की पर रखा जाता है इसको, तब उस कंडीशन में इसे कुछ नया चाहिए, इसे चाहिए कि इसका स्टेम मुड़ जाए, इसकी आवश्यकता हो, मुड़ा हुआ एक स्टेम चाहिए इसको, अर्थात नए वातावरण में नए अनुकूलन की आवश्यकता जीवधारियों को पड़ती है। और फिर इन्होंने कहा कि जीवधारी नए वातावरण में अपने को सामंजस्य बैठाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नए अनुकूलन अपने अंदर विकसित करते हैं, और इसके लिए कुछ अंगों का प्रयोग अधिक करते हैं और कुछ अंगों का प्रयोग कम करते हैं। तो जो अंग अधिक प्रयोग किए जाएंगे वह अधिक वृद्धि करेंगे, और जिन अंगों का प्रयोग कम किया जाता है वो धीरे धीरे कम हो जाए, छोटे हो जाएंगे, उनकी वृद्धि कम होगी, तथा ऐसा हो सकता है कि कई पीढ़ी के बाद वो विलुप्त हो जाएं। क्लियर है? तो ये सब बातें इन्होंने बताया। तो आइए एक एक करके इनकी बात को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हो गया जीवों में वृद्धि की आंतरिक जैविक शक्ति का होना, और दूसरा आप देखेंगे सेकंड, वातावरणीय प्रभाव। जी हाँ, वातावरणीय प्रभाव वह नए अनुकूलनों की आवश्यकता, नए अनुकूलनों की आवश्यकता। तो ये बात यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपने देखा ये दूसरा पॉइंट हो गया इनका। फिर इसी के साथ साथ हम लोग देखें तीसरे नंबर पर और क्या आता है। तो इन्होंने कहा इस दूसरे पॉइंट में, यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, जीवधारियों के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तथा नई वातावरणीय दशाओं में इन्हें नए अनुकूलनों की आवश्यकता होती है। ये इनका दूसरा पॉइंट था। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में यहां पर आप देखें, ये थर्ड पॉइंट क्या था। थर्ड पॉइंट था, यहां पर देखेंगे, अंगों का प्रयोग एवं अनुप्रयोग, या कम या अधिक प्रयोग। तो इसमें आप देखेंगे कम या अधिक प्रयोग, अर्थात ये था, आप ध्यान दें, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। तो आप देखेंगे क्या, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें लैमार्क ने ये बताया कि जीवधारी
वातावरणीय परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कुछ अंगों का प्रयोग अधिक करते हैं तथा कुछ अंगों का प्रयोग कम करते हैं। और जिन अंगों का प्रयोग बार बार या अधिक किया जाता है उन अंगों की वृद्धि अधिक होगी तथा जिनका प्रयोग कम किया जाता है उन अंगों का साइज धीरे धीरे छोटा हो जाएगा या वो विलुप्त हो सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे जीवधारी वातावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए कुछ अंगों का प्रयोग अधिक करते हैं जो अधिक वृद्धि कर जाते हैं तथा कुछ अंगों का प्रयोग अधिक या कम किया जाता है, कम किया जाता है। अतः इनका आकार छोटा हो जाता है या यह अवशेषित हो जाते हैं। अतः ये छोटे या अवशेषी हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये क्या था। तो आइए 4th पॉइंट की बात करें। जी हाँ, 4th पॉइंट में बच्चों हम लोगों को लिखना होगा। आइए देखते हैं। उपार्जित लक्षण एवं उनकी वंशागति। जी हाँ, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं इंग्लिश में, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड देयर इनहेरिटेंस। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड देयर इनहेरिटेंस। हम लोग देखें कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर जीवधारी के शरीर में कोई भी परिवर्तन वातावरण के प्रभाव के कारण आता है या अंगों के कम प्रयोग या अधिक प्रयोग करने के लिए आता है, तो ऐसे परिवर्तन को कहा जाएगा अर्जित लक्षण। या यूँ हम कहें कि जीवधारी के शरीर में कोई भी ऐसा लक्षण जो
वातावरणीय प्रभाव के फलस्वरूप विकसित हो रहा है या अंगों के अधिक प्रयोग या कम प्रयोग करने से विकसित कर रहा है, तो इसको अर्जित लक्षण या उपार्जित लक्षण कहा जाएगा। और लैमार्क ने यह बताया कि इस तरह से जो उपार्जित लक्षण विकसित होते हैं वातावरणीय प्रभाव के कारण या अंगों के अधिक या कम प्रयोग करने के फलस्वरूप, ये उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। अर्थात ये उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफरेबल होते हैं, यह एक से अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं और ऐसा लगातार कई पीढ़ियों तक होने के फलस्वरूप आने वाली पीढ़ियां उपस्थित वातावरण के लिए अधिक अनुकूलित होती जाती हैं और धीरे धीरे वे नई जाति में विकसित हो जाती हैं। यही बात इन्होंने बताया। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ध्यान दें, जीवधारी के शरीर में जो लक्षण या परिवर्तन वातावरणीय प्रभाव या अंगों के उपयोग करने या न करने के फलस्वरूप अंगों के अधिक या कम प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप विकसित होते हैं। उन्हें अर्जित या उपार्जित लक्षण कहते हैं। ये हो गया। लैमार्क के अनुसार ये लक्षण कैसे होते हैं? वंशागत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। तो आप देखेंगे लैमार्क के अनुसार ये लक्षण एक से अगली पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। अर्थात इन लक्षणों की वंशागति होती है। इसलिए क्या होगा? अतः आने वाली पीढ़ियां पहले की तुलना में अधिक अनुकूलित हो जाती हैं। अतः आने वाली पीढ़ियां उपस्थित वातावरणीय दशाओं के लिए अधिक अनुकूलित हो जाती हैं
अधिक अनुकूलित हो जाती हैं, जिससे अनेक पीढ़ियों के पश्चात अनेकों पीढ़ियों के पश्चात बताइए क्या हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आप कहेंगे अनेकों पीढ़ियों के पश्चात नई जात का विकास हो जाता है। नई जात विकसित अर्थात जाति निर्माण हो जाता है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेसिएशन। ध्यान दें, कभी कभी जाति निर्माण या स्पेसिएशन को लैमार्कवाद का पांचवा बिंदु भी माना जाता है। कुछ लोग इसको 5th पॉइंट के रूप में लिखते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसके 4 ये प्रमुख बिंदु हैं और इसी चौथे पॉइंट का ही ये रिजल्ट है। तो इसलिए अगर कभी पांचवें नंबर पर सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए आए तो आप सीधे सीक्वेंस में यही डिसाइड करेंगे कि पहला बिंदु क्या था? पहला बिंदु था जीवों में वृद्धि करने की आंतरिक जैवीय क्षमता। दूसरा नंबर क्या था? वातावरणीय प्रभाव तथा नए अनुकूलनों की आवश्यकता। तीसरे नंबर पर था अंगों का कम या अधिक प्रयोग किया जाना। और चौथे नंबर पर था अर्जित लक्षण एवं उनकी वंशागति। और फिर उसके बाद में 5वें नंबर पर आप चाहें तो कह सकते हैं जात निर्माण या स्पेसिएशन। कुल मिलाकर के ये 5 बिंदु थे लैमार्क के लिए। आइए देखते हैं कि लैमार्क ने अपने इस सिद्धांत के समर्थन में एग्जाम्पल क्या दिया। लैमार्कवाद के कुछ एग्जाम्पल की बात हम करते हैं, तो आइए देखते हैं उसे। हाँ जी, एग्जाम्पल्स, लैमार्कवाद के उदाहरण। तो ये कहानी हो जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप ध्यान दें क्या कंडीशन होगी कि इसमें आप देखेंगे नंबर 1 एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं। अफ्रीका में लंबी गर्दन वाले जिराफों का उद्विकास। ये अब इसमें आप देखेंगे कि लैमार्क ने इसके लिए क्या बताया है। लैमार्क ने ये कहा कि आरंभ में जो जिराफ के पूर्वज थे वो उनकी गर्दन सामान्य थी तथा उनके अग्रपाद भी सामान्य लंबाई वाले थे। तो आप देखेंगे
जिराफों के पूर्वज सामान्य गर्दन व सामान्य लंबाई वाले अग्रपादों से युक्त थे। अब इसके बाद में क्या हुआ और ध्यान दें, यह घास चरते थे। अर्थात इनका मुख्य भोजन क्या था? घास थी। तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकेंगे कि जिराफों के पूर्वज जो थे उनकी गर्दन की लंबाई सामान्य थी, उनके अग्रपादों की लंबाई भी सामान्य थी और वे घास चरते थे जो जमीन पर रहती थी। उन घासों को खा करके ये अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब अफ्रीका में रेगिस्तान का निर्माण हो गया, ग्रासेज समाप्त होने लगी, घास के मैदान समाप्त होने लगे, तब इन्हें भोजन की कमी महसूस हुई और फिर इन्होंने खाने के लिए पेड़ों की पत्तियों को खाने का स्वभाव अपनाया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हुआ क्या, इसको आप देखेंगे, अफ्रीका में किसका निर्माण? तो आप कहेंगे रेगिस्तान बन जाने पर। अब इसमें इन्होंने क्या किया? तो आप सिंपली कहेंगे जिराफों ने पेड़ों की पत्तियों को खाना आरंभ किया। खाना आरंभ किया। अब जरा सोचिए कि ऐसा करने के बाद क्या हुआ? तो आप कहेंगे जिससे इन्हें गर्दन व अग्रपादों का अधिक प्रयोग करना पड़ा। अतः इन अंगों की लंबाई में वृद्धि हुई। इन अंगों की लंबाई में वृद्धि होती गई। अब ये अंग अधिक उपयोग किए जाने के कारण अधिक लंबाई में वृद्धि कर गए। तो ये कैसा लक्षण हुआ? अर्जित लक्षण हुआ। तो आप लिखेंगे यहां पर दैट इज अर्जित लक्षण। और इसके बाद क्या हुआ? ये अर्जित लक्षण अगली पीढ़ियों में भी पहुंचते रहे। ये अर्जित लक्षण अगली पीढ़ियों
में भी पहुँचते रहे। अगली पीढ़ियों में भी पहुंचते रहे, जिससे, अब ध्यान दीजिए, इससे क्या हुआ, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इन अंगों की लंबाई में वृद्धि होने से आधुनिक जिराफ की जाति का निर्माण हो पाया, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इन अंगों की लंबाई बढ़ने से आधुनिक जिराफों ये कैसे थे, तो आप लिखेंगे लंबी गर्दन व लंबे अग्रपाद से युक्त का विकास हो पाया। इस तरह से एक एग्जाम्पल यहां पर आप देख पाएंगे। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया जिसे आप इस तरह से लिख लेंगे और ऐसा लैमार्क ने बताया। अब कुछ अन्य और एग्जाम्पल भी हैं, तो यहां पर आप देखेंगे, ध्यान दें। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो इसमें लिखेंगे जलीय पक्षियों के पैरों में जाल का विकसित होना, तैरने हेतु जाल या वेब का विकास। एक तो ये हो जाएगा। और क्या, और हम ले सकते हैं यहां पर जीवों में अवशेषी रचनाओं का विकास। अवशेषी रचनाओं का ध्यान दें, अवशेषी रचनाओं का विकास अगर हम इसको बात करें तो जैसे हम लिख सकते हैं कि जैसे फ्लाइट मसल्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स। तो यहां पर आप लिखेंगे एग्जाम्पल फ्लाइट मसल्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स, ये हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे और भी हम कह सकते हैं कि बिल में रहने वाले जंतुओं में अपन्हासित आँखों का पाया जाना। लैमार्क ने ये बताया कि जब कुछ जंतु बिल में रहने की आदत अपना लिए तो बिल में अंधेरा होता है, वहाँ पर आँखों का उपयोग तो करना नहीं रहता, इसीलिए लंबे समय तक आँखों का कम उपयोग किए जाने से या न किए जाने से लगातार आँखों की देख पाने की क्षमता कम होती रही तथा इससे उनमें आइज वेस्टिजियल हो गई या अपहासित हो गई। और इसी के साथ साथ
यहाँ पर एक और देख सकते हैं, देखेंगे सर्पों में पादों अर्थात लिम्स का विलुप्त हो जाना। सर्पों में पादों का विलुप्त हो जाना, क्लियर है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये कहानी हो जाएगी एग्जाम्पल्स ऑफ लैमार्किज्म के लिए। तो लैमार्किज्म के विभिन्न एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देख लिया है। अब इसी के साथ हम लोग आते हैं इसी से जुड़ी कुछ और बातें, लैमार्कवाद की आलोचना। क्या? लैमार्कवाद की आलोचना। आइए देखते हैं कि लैमार्कवाद की आलोचना में कौन कौन से बिंदु हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, किन किन पॉइंट्स की बात कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान देंगे। लैमार्कवाद की आलोचना करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इनके वैसे तो इनके विभिन्न बिंदुओं की आलोचना की गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पॉइंट को आलोचना की गई है या सबसे ज़्यादा जिस पॉइंट को क्रिटिसाइज़ किया गया है वो पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, अर्थात अर्जित लक्षणों की वंशागति। तो इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना की गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कोई आदमी बॉडी बिल्डर है, जैसे कि अपने सलमान खान जी हैं, तो मान लीजिए इनकी शादी हो जाए, तो क्या इनसे पैदा होने वाला जो बच्चा होगा, इनका बेटा होगा, उसमें बचपन से ही उसकी मसल्स ओवर डेवलप रहेंगी, खूब विकसित रहेंगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी मसल्स अच्छी हैं। ये तो इनका अपना अर्जित लक्षण है, एक्वायर्ड कैरेक्टर, इन्होंने एक्सरसाइज करके इसे पाया है। लेकिन ये लक्षण ट्रांसफर हो अगली जनरेशन में, ये जरूरी नहीं है। दूसरा, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पहलवान का बेटा पहलवान हो, ये जरूरी नहीं है। इसी तरह से हमारे देश में आप जानते हैं कि औरतें अपने नेजल टिप को और ईयर लोब्स को छिद्रित करवाती हैं गहने पहनने के लिए, आभूषण पहनने के लिए। तो क्या ये इनका अर्जित लक्षण हुआ? लेकिन क्या इस अर्जित लक्षण की वंशागति होती है? क्या किसी लड़की में जन्म से ही उसके नेजल टिप या ईयर पिना छिद्रित रहते हैं? नहीं रहते। अर्थात अर्जित लक्षणों की वंशागति नहीं हो रही है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर है ना जी। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देखें, और जैसे एग्जाम्पल के लिए और भी कह सकते हैं, जैसे आप लोग दिन रात पढ़ते हैं और एक आपका नालायक साथी रहता है जो कि एकदम से नहीं पढ़ता है, तो क्या आप लोग अधिक पढ़ते हैं तो आप में आंखों का विकास अधिक हो जाता है? नहीं होता। जैसी है पहले वैसी ही रह जाती है, बल्कि किसी किसी में तो कम ही हो जाती है रोशनी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जित लक्षणों की वंशागति हो ये जरूरी नहीं है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो लैमार्कवाद की आलोचना के लिए कई बिंदु हैं, लेकिन जो सबसे अधिक इनकी आलोचना की गई वो अगस्त वीजमैन के द्वारा की गई। अगस्त वीजमैन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जिन्होंने लगभग 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटते रहे और इन्होंने देखा कि अंतिम पीढ़ी के सदस्यों में जब पूंछ नहीं काटी गई तो अंतिम पीढ़ी के सदस्यों में भी न तो पूंछ का आकार छोटा हुआ और न ही पूंछ विलुप्त हो पाई। तो इसलिए इन्होंने कहा कि अर्जित लक्षणों की वंशागति ऐसे नहीं होती है, क्लियर। तो इसमें आप देखेंगे तो ध्यान देंगे इनके प्रमुख
आलोचकों में के प्रमुख आलोचकों में अगस्त वीजमैन व क्यूवियर थे। और इसमें आप देखेंगे अगस्त वीजमैन ने लगभग 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटते रहने पर भी देखा कि अंतिम पीढ़ी के सदस्यों में भी होना क्या चाहिए था लैमार्क के अनुसार, या तो पूंछ गायब हो जाती इतने जनरेशन तक पूंछ को यूज न करने के कारण, या तो पूंछ छोटी होनी चाहिए थी। तो इसमें आप लिखेंगे अंतिम पीढ़ी के सदस्यों में भी न तो पूंछ गायब हो पाई या न तो पूंछ विलुप्त हो पाई, न ही इसका आकार छोटा हुआ। अर्थात न तो टेल गायब हो पाई थी, न तो टेल डिसअपियर हुई, न तो टेल का साइज छोटा हो पाया था। तो और ध्यान दें, तो इस प्रकार इन्होंने क्या कर दिया बताइए? तो आप कहेंगे कि इन्होंने अर्जित लक्षणों के वंशागति की बात को अस्वीकार किया, निरस्त किया। अर्जित लक्षणों की वंशागति को अस्वीकार किया या निरस्त किया। तथा वंशागति को समझाने के लिए बताइए क्या कर दिया इन्होंने? तो आप कहेंगे वंशागति को समझाने के लिए इन्होंने एक नई विचारधारा प्रस्तुत किया। ठीक है ना? वीजमैन ने जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा सिद्धांत जी?
जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब सवाल ये उठता है कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत एक्चुअल में क्या है। तो इस चीज़ को हम लोग देखें, समझें कि जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत क्या है। तो आइए उसको देखते हैं। या थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो ये कहानी हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया। तो आप कहेंगे भाई ए वीजमैन, अगस्त वीजमैन ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब हम लोग देखेंगे कि ये सिद्धांत क्या कहता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हाँ जी, देखना होगा कि ये सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर देखेंगे जी हाँ, इन्होंने कहा कि आरंभिक भ्रूण का जो जीवद्रव्य होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग होता है उसका कायिक द्रव्य, जो भ्रूण के सामान्य दैहिक कोशिकाओं का जीवद्रव्य होता है तथा सामान्य अंगों का विकास उससे होता है। और दूसरा होता है जनन द्रव्य, जर्म प्लाज्म, अर्थात गोनड्स की कोशिकाओं का जो जीवद्रव्य होगा वो। और इन्होंने कहा कि इसका यह वंशागति
अब वंशागति का मतलब क्या? लक्षणों का एक से दूसरी पीढ़ी में जाना। एक से दूसरी पीढ़ी में जाना के लिए जिम्मेदार नहीं होता। ये, और इन्होंने ये भी बताया कि लक्षणों के एक से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए ये जिम्मेदार होता है। क्यों? क्योंकि यही युग्मकों का उत्पादन करता है, गैमीट्स का उत्पादन करता है, जिनमें होते हुए लक्षण अगली पीढ़ी में जाइगोट तक पहुंचते हैं। तो लिखेंगे यही युग्मकों का उत्पादन करके लक्षणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार होता है। एक चीज और देखेंगे कि एक व्यक्ति का जो जर्म प्लाज्म है युग्मकों के माध्यम से अगले पीढ़ी के जाइगोट तक पहुंच रहा है, अर्थात अगली पीढ़ी में पहुंच जा रहा है। अर्थात ये जर्म प्लाज्म एक से अगली पीढ़ी में पहुंचता रहता है, अर्थात यह निरंतर है। और जीवधारी की मृत्यु हो भी गई लेकिन उसका जनन द्रव्य अगली पीढ़ी में जा चुका होता है, इसीलिए जनन द्रव्य को अमर माना जाता है। तो आप लिखेंगे अतः जनन द्रव्य निरंतर होता है तथा इसको अमर माना गया है क्योंकि जीवधारी की मृत्यु से पहले अगले पीढ़ी के सदस्यों में पहुंच चुका होता है। अगले पीढ़ी के सदस्यों में जा चुका होता है। तो इस तरह से बच्चों आज के लेक्चर की कहानी यहाँ तक थी। ठीक है, तो लगभग 1 घंटे हो भी गया है आपको, तो आज यहाँ इस लेक्चर को रोकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ अच्छे से बिहेव करते हुए अपने मनोभावों को अच्छा बनाए रखिए। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।